हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज की क्लास में हमारा उत्तराखंड वन दरोगा का मॉडल पेपर 5 है। बीच में कुछ समय टाइम की कमी के कारण थोड़ा सा मॉडल पेपर यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाए। अब यहाँ पर मॉडल पेपर लगभग हफ्ते में 2-3 मॉडल पेपर ज़रूर अपलोड होंगे। तो इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम यहाँ पर थोड़ा सा जो उत्तर है उसकी हल्की सी चर्चा भी करेंगे, ज़्यादा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यह मॉडल पेपर आगामी आने वाले जो आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपको अपना स्कोर पर रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन दरोगा का यह मॉडल पेपर 5। आप प्लेलिस्ट पे अन्य मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। वन दरोगा एग्ज़ाम में जितने भी जब भी वह होगा उससे पहले आपकी तैयारी किस लेवल पर है यह परखने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड वन दरोगा मॉडल पेपर 5 का, एक अश्वशक्ति बराबर है किसके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 746 वाट के। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 746 वाट के बराबर। तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। साधारणतया क्या होता है, मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में प्रदर्शित किया जाता है। मशीनों की शक्ति को ही किस में, अश्वशक्ति में प्रदर्शित किया जाता है। यह शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक है, यह भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मात्रक यही है शक्ति का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह दर्पण अवतल दर्पण होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। किसी दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने और किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अवतल दर्पण, तो यहाँ पर हमने कहा कि इसका आंसर अवतल दर्पण होगा। यह तो मतलब प्रतिबिंब किंतु दूरक अवतल दर्पण होगा। और यह मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समतल दर्पण और उत्तल दर्पण इनके उपयोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा होता है, किसका होता है। तो ऑप्शन बी अवतल लेंस का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा होता है। अवतल लेंस बीच से पतले तथा किनारे पर मोटे होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। बीच से क्या होते हैं, पतले, और किनारे से मोटे होते हैं अवतल लेंस। ये एक उनकी खास चीज़ है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 करने पर संवेग हो जाता है कितना। तो वेग 1/3 करने पर संवेग कितना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि मतलब इसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चूँकि पिंड का संवेग इक्वल टू क्या होता है, एम वी ये होता है। तो थोड़ा सा इसकी थोड़ा चर्चा करेंगे। जहाँ एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और वी क्या है, वेग है। ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है एम, और वी क्या है, वस्तु का वेग है। तो अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अगर हम p बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा, mv/3। इसको mv/3 हो जाएगा। और क्योंकि जो v बराबर क्या दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, v/3। तो एक मिनट, थोड़ा सा इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं p इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम p डैश कर लेते हैं। p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv/3। तो अब इसमें हमें v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर v/3 पहले से दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो p डैश इक्वल टू अगर आप सॉल्व करेंगे तो p/3 आ जाएगा। अतः मतलब इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/3, अगर आप इस तरह से इसको पुट करेंगे। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पूरे 100 प्रश्नों की क्लास है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, अपवर्तित रहता है, मतलब क्या रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक के अणुओं के मध्य कंपन बढ़ने के कारण उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाती है, में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। आसमान का रंग नीला दिखता है अथवा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो यह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन सी
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। नीले व बैगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में कितना गुना अधिक होता है? 16 गुना अधिक होता है। अतः नीला व बैगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा वह? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समतल तथा उत्तल। वह दर्पण कौन सा होगा? समतल तथा उत्तल। तो समतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। और समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के तुल्य होता है, जबकि उत्तल दर्पण से निर्मित वस्तु का आकार वस्तु से छोटा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन सी, आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकंड वैद्युत आवेश का मात्रक है। यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? q अपॉन टी हो जाएगा। तो I बराबर q अपॉन टी, आवेश बट्टा समय। तो अथवा आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें, आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणा समय, अगर हम क्रॉस करेंगे तो इसको, ठीक है। तो अगर जैसे हमने देखा यहाँ पे I बराबर क्या देखा? q अपॉन टी। तो q अपॉन टी, अगर हम यहाँ पे ये हो गया आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर q बराबर I टी। तो इस तरह से यह इसका यहाँ पर तो वैद्युत धारा का यहाँ पर अगर हम इसको और आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो आवेश का मात्रक क्या होता है, इसको भी समझते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड। तो सॉरी, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हमने देखा क्या q बराबर क्या आ गया था हमारा? I टी। तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, इसका मात्रक समय। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। इस तरह से तो वैद्युत धारा का यह मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या? ऑप्शन सी, सॉरी, वैद्युत धारा का नहीं, ये गलत लिख दिया है, ये होगा आवेश का। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। स्थिर चुंबकीय क्षेत्रों में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है कौन सा? तो जो उपयुक्त नियम है कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? स्थिर चुंबकीय क्षेत्रों में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है कौन सा? तो बिजली हम पैदा करते हैं, उसकी युक्ति क्या है? ऑप्शन ए, जनित्र है। क्या? ऑप्शन ए, जनित्र। जनित्र वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जनित्र द्वारा, इसको डायनामो भी इंग्लिश में कहा जाता है, या अल्टरनेटर भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। तो जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? क्रीम अलग कर लेंगे तो दूध का घनत्व क्या होगा? ऑप्शन ए, घनत्व बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूध से क्रीम को अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। दूध का घनत्व कितना होता है? 1.028, तथा क्रीम का घनत्व कितना होता है? 0.98। ये ध्यान रखिएगा, दूध का घनत्व कितना होता है? 1.08, और क्रीम जो होती है उसका घनत्व 0.98, मतलब 1 से कम। तो अगर हम क्रीम रहित दूध का घनत्व देखते हैं तो वो कितना होता है? 1.032। इस तरह से हम देखेंगे तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है क्रीम निकालने पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो चश्मा होता है उसका प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न है हमारा, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? इसमें
कौन सा है जो व्युत्पन्न नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा केवल यही सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करती है, बल्कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14वां प्रश्न है, जब भिन्न भारों तथा भिन्न पदार्थों की गेंदों के समान आयतन को जल में डुबोया जाए तो गेंदों पर कार्यरत उत्प्लावन बल होंगे। तो क्या होंगे गेंदों पर कार्यरत उत्प्लावन बल? ऑप्शन बी, समान। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऐसा है, अभी जिन प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पे नहीं करते हैं, अगर आप व्याख्या इन प्रश्नों की चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन प्रश्नों की दूसरी क्लास में व्याख्या कर देंगे इन सभी आंसर की। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी हम शॉर्ट में इनके फटाफट जो आंसर हैं उन्हें देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। वैसे भी ये एक मॉडल पेपर है और आपका स्कोर आपको चेक करना है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां, गुरुत्वीय त्वरण का मान। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मान केल्विन पैमाने पर होगा कितना? तो ऑप्शन बी 298 केल्विन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी 298 केल्विन, ऑप्शन बी। इसका जो फार्मूला होता है C/100 K-273/100, इससे आप इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोली छड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण है क्या? तो पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है तो इसका कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, परमाणु के केंद्रक की खोज के लिए यह उत्तरदायी था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी के दोलन कर रहे सरल लोलक में निहित ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होगी? तो ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति होती है कितनी? तो अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति ऑप्शन ए, उच्च होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो यह किस नियम का पालन करती है? ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं कर सकते? ऑप्शन बी, बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होंगी। अगला प्रश्न है, किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? किसके आकृति आयतन निश्चित होते हैं? ऑप्शन सी, लोहे का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन आकाश के साथ, क्या है इसका? यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा कितना? तो प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असीमित। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी, चैडविक ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊर्ध्वपातज है क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऊर्ध्वपातज क्या है निम्न में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। NH4Cl इसका क्या होता है? फार्मूला होता है NH4Cl। एक ऊर्ध्वपातज है, क्योंकि गर्म करने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसी को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीमनी है क्या? तो 28वां प्रश्न है, एंटीमनी है क्या? ऑप्शन ए, उपधातु। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करती है, उपधातु कहलाती है। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है क्या? तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम ऑप्शन ए, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का मतलब IUPAC नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसका जो संरचना सूत्र है वह क्या है? CH3CH2OH। CH3CH2OH इसका संरचना सूत्र होता है। तो अगर इसका IUPAC नाम देखते हैं तो एथ प्लस एन प्लस आल, तो एथेनॉल इस तरह से हो जाएगा। एथ प्लस एन प्लस आल तो मिलाएंगे तो एथेनॉल।
तो चर्चा तो हम दूसरी क्लास में ही करेंगे ज़्यादा डिटेल में इनकी पूरे फार्मूले से, इनको अगली किसी क्लास में समझेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर प्रश्नों को 50-50 के सेट में लेके उनकी चर्चा कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? ऑप्शन डी हीलियम या नाइट्रोजन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हीलियम या नाइट्रोजन को ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है दिए गए ऑप्शन में से? तो कौन सी गैस बनाती है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर यह कैल्शियम कार्बोनेट CO3 बनने के कारण चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, तो इसमें पानी भी निकलता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? जो हमारा अगला प्रश्न है, एप्सम का औद्योगिक नाम ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट है। ऑप्शन इसका ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। MgSO4 मतलब इसका होता है ये सूत्र, तो इसकी जल में विलेयता उच्च होती है। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं उनकी, फिर चर्चा करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? ऑप्शन सी सोने पर बेअसर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय कौन है? तो सर्वाधिक अम्लीय निम्न में कौन है दिए गए ऑप्शंस में से? अगर हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो इनमें सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है? तो ऑप्शन सी N2O5 यह सर्वाधिक अम्लीय है। अम्ल और क्षार होते हैं तो यह सर्वाधिक अम्लीय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, तो आप हमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। Fe2O3 + 2Ai = Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन डी यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है इसमें, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन सी CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है तथा CO2 गैस निकलती है, तो इसकी अभिक्रिया भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि क्या? इसका क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यही इसका तात्पर्य है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईंधन के अध जले या बिना जले कण धुएं के रूप में बर्तन की तली पर जमकर इसे काला कर देते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तो धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? जैसे लोहे का तांबे का तार बनाया जाता है, तो तांबा तो गोल फॉर्म में बॉल रूप में, तो उसका पतला तार कैसे बना दिया? तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस गुण को तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तन्यता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं क्या? तो लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन सी संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण तथा यह एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 इसकी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। 4Fe + 3O2 + 2XH2O वायु में, मतलब वायु में नमी इसमें होनी चाहिए, तो 2Fe2O3 XH2O, तो हाइड्रोजन आयन ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन ऑक्साइड बनता है। वायु में नमी में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी? तो ऑप्शन बी कितनी है? 8 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संयोजकता परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? क्या अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा कर देता है, मतलब ज़्यादा गर्मी क्या पैदा करता है? तो ऑप्शन बी पॉलीमर, यह क्या करता है? ज़्यादा तपिश पैदा कर देता है। मतलब यह क्या होता है? यह बहुलक है, एक तरह का तपिश पैदा करती, क्योंकि ये आसानी से विकृत होकर जलना शुरू कर उच्च ऊष्मा प्रदान करते हैं। लकड़ी या पत्थर कोई विशेष तपिश उत्पन्न नहीं करते, मतलब गर्मी, ये बहुत जल्दी गर्मी पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है
क्या? तो बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः मीथेन लगभग 75% पाई जाती है। बायोगैस मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। यह सरलता से जलती है। इसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेन C2H6 प्रकृति में प्राकृतिक गैसों में पाई जाती है। ब्यूटेन C4H10 तथा प्रोपेन भी होती है। C3H6 का मिश्रण LPG गैस में पाया जाता है। ये चीज़ें भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फिटकरी का प्रयोग होता है। तो फिटकरी का प्रयोग क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन डी जल शोधक के रूप में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जल शोधक के रूप में इसका प्रयोग होता है। किसका? फिटकरी का। तो फिटकरी का सूत्र भी शायद आप लोगों को याद होगा। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका सूत्र। तो फिटकरी का उपयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए स्कंदक के रूप में भी किया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है नींबू में एसिड पाया जाता है, कौन सा? तो नींबू जो यूज करते हैं उसमें कौन सा? ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सिट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला भी ज़रूर याद होना चाहिए। C6H8O7 यही होता है शायद इसका। C6H8O7, हाँ यही। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, अगर त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। वैसे जहाँ तक है मेरे ध्यान से C6H8O7 ही इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन आकर्षण की क्षमता की माप होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं किस विधि द्वारा? ऑप्शन सी उदरोपातन द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उदरोपातन मतलब नौशादर, उदरोपातन द्वारा नौशादर NH4Cl जिसको कहते हैं, और नमक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है क्योंकि नौशादर एक उदरोपातज है जबकि नमक नहीं। मैंने आपको बताया था उदरोपातज क्या होता है, जो सीधे मैंने इससे पहले जिक्र करा है, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में अम्लीय लवण है कौन सा? तो अम्लीय लवण कौन सा है? ऑप्शन बी NaHSO4। कौन है अम्लीय लवण? NaHSO4 है। विस्थापनी H की उपस्थिति के कारण NaHSO4 एक अम्लीय लवण है। शेष समस्त लवण सामान्य लवण है। ये जितने भी हैं ये क्या है? सामान्य लवण। ये क्या है? अम्लीय लवण है। किसकी उपस्थिति के कारण? विस्थापनी H की उपस्थिति के कारण। जो ये H यहाँ पर उपस्थित है, विस्थापनी H। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? तो ऑप्शन बी Na क्या करती है? जल के साथ सामान्य ताप पर यह अभिक्रिया करती है। यह एक क्या है? क्षार धातु है तथा यह सामान्य ताप पर जल के साथ क्रिया करता है। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल CH3COH में क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का सरल अनुपात होगा क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1:2:1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1:2:1। ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र यह होता है जिसमें 2 कार्बन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसमें एसिटिक अम्ल में क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 50वां पीतल है क्या? तो पीतल क्या होता है? जो पीतल होता है ऑप्शन बी क्या है? एक मिश्र धातु है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें 70% क्या होता है? कॉपर और 30% जिंक होता है। यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधि नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी। तो अलैंगिक प्रजनन इसमें बहुत अच्छे से बड़ा होना चाहिए तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अलैंगिक प्रजनन विधि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। होता क्या है थोड़ा चर्चा करते हैं। अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एकल जनक से नया जीव बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की भूमिका नहीं होती। कई एक कोशिकाओं और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रजनन में जनन की कुछ कोशिकाएं समसूत्री कोशिका विभाजन से गुजरती हैं ताकि 2 या 2 से अधिक नए जीव बन सकें। बीजाणु जनन में क्या होता है? विखंडन। जो बीजाणु जनन में विखंडन में टूटना एवं प्रत्येक टुकड़े से नए तथा संपूर्ण जीव का बनना क्या कहलाता है? असंगजनन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? असंगजनन कहते हैं। पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधि है। अतः क्या होता है? उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। काफ़ी बड़ा प्रश्न है यह। तो जैव विविधता के 3 स्तर कौन से होते हैं? जैव विविधता के 3 स्तर तो ऑप्शन ए
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होता है, जैव विविधता के 3 स्तर कौन से हैं, अगर हम इसके इनको देखते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन कौन सा है, आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता एवं पारिस्थितिक विविधता। तो ये क्या है, जैव विविधता के 3 स्तर हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों क्या कहलाते हैं, जातियों जैसे स्वभाव, संरचना, आकार एवं आकृति में भिन्न, जैसे इनका पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रोजन ने किया था। यह भी ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है यह फैक्ट भी कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रोजन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, महीन कणिकीय पदार्थों के अंतःशोषण से कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, फेफड़ों में जलन, श्वसन नाल में सूजन, फेफड़ों को क्षति, अल्पायु में मृत्यु, यह सभी से मतलब क्या हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। महीन निलंबित कणिकीय पदार्थ जिन्हें एसपीएम कहते हैं, जो कि कम भार होने के कारण वायु में तैरते रहते हैं, फेफड़ों के अंदर तक वायु द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और जिससे क्या होता है, अनेक तरह की यह जो समस्याएं हैं, यह तीनों ही इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों ही तरह की समस्याओं का जन्म हो जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव निर्भर करते हैं। वायु प्रदूषण के जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव निर्भर करते हैं किस पर, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर, वायु में उपस्थित कणों के आकार पर, वायु प्रदूषक की सांद्रता पर, जीव संपर्क समयावधि पर, तीनों पर ही पड़ते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संपर्क अवधि तक प्रदूषक की सांद्रता अधिक होने पर, प्रदूषक के कणों का आकार छोटा होने पर हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है। कौन सी सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण यह क्या है, एक मतलब सही विधि है। इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। मतलब होता क्या है, हरे पौधे CO2 और H2 का उपयोग करके प्रकाश द्वारा पर्णहरिम की उपस्थिति में अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो कि स्वपोषण की वास्तविक विधि इसमें से यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल के क्षरण का कारण है क्या। तो ताजमहल के क्षरण का कारण क्या है, 56वां प्रश्न है। तो ऑप्शन बी वायु प्रदूषण ताजमहल के क्षरण का कारण है। वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड जैसे NO2, NO3, SO2 आदि के कारण उत्पन्न अम्ल वर्षा ही ताजमहल के क्षरण का कारण है। यह ऑक्साइड वायु में नमी से क्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लों को बनाते हैं, जिससे क्या होता है, धरती पर आते हैं। तो मतलब इस तरह से ताजमहल का क्षरण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्यी नर बंध्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही हैं। क्या ए क्या है, कोशिका द्रव्यी नर बंध्यता पादपों में पूर्ण या आंशिक नर बंध्यता है। इस परिघटना का पादप जनन में व्यापक अनुप्रयोग है। तो यह दोनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चर्चा दूसरी क्लास में इस प्रश्न की डिटेल में करेंगे। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विविधता में मापी जाती है। आनुवंशिक विविधता में मापी जाती है क्या। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का ऑप्शन बी जीव में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं की विविधता। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, तापीय वैद्युत ग्रह के उत्सर्जन में उपस्थित कणिकीय पदार्थ के निष्कासन में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। तो कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, ऑप्शन सी स्थूल वैद्युत अवक्षेपक यह विधि प्रयुक्त होती है। मतलब वैद्युत संयंत्र के निलंबित कणिकीय पदार्थ SPM को निकालने में प्रयुक्त होता है। यह अत्यधिक दक्ष युक्ति है जो 99% तक 5 से 20 जो इसका μm आकार के कणों को निकाल देती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत होता है कितना। मुक्त O2 का स्रोत कितना होता है, ऑप्शन बी जल। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत क्या होता है, जल। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जल के कारण ही यह मतलब क्या होता है, O2 निकलती है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है क्या। तो जो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। यह पाया जाता है शुक्राणु के मध्य भाग में, जो शुक्राणु को मादा योनि में गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग है कौन सा? तो जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग कौन सा है? ऑप्शन बी पेचिस। जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग है पेचिस। प्रदूषित जल के सेवन से होता है। यह रोग प्रदूषित जल में उपस्थित एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका एवं सिलेजा के कारण होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, पौधों में संश्लेषण के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए युग्मनज कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्ती बीजी पौधों के भ्रूण कोश में संश्लेषण या संयुग्मन के दौरान एक अगुणित युग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके एक एकल द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है, जो युग्मनज कहलाती है। इस एकल कोशिका में बहुकोषीय भ्रूण का निर्माण होता है। पुंकेश्वर तो मतलब इस तरह से है। अब पुंकेश्वर की भी चर्चा कर लेते हैं, चलिए बाद की क्लास में करेंगे इनकी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, हिमालय की श्रृंखलाओं में उगने वाला औषधि पादप राउवोल्फिया वामिटोरिया में रसायन रसरेपाइन की सांद्रता एवं क्षमता में विविधता दर्शाता है। यह उदाहरण है किसका? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवंशिक विविधता का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है परिस्थिति विविधता सामुदायिक स्तर पर पाई जाती है ये तथा 3 प्रकार की होती है। परिस्थिति विविधता हेतु सही सुमेलित विकल्प चुनना है। तो कौन सा सही सुमेलित विकल्प होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गामा विविधता संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के जीव के मध्य विविधता। गामा विविधता संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के जीवों के मध्य विविधता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक विविधता 3 प्रकार की होती है। अल्फा विविधता समान समुदाय में होती है, जबकि बीटा विविधता अलग अलग समुदाय में होती है। गामा विविधता संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों के जीवों के मध्य की विविधता होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, प्राथमिक पुंबी जाड़ू जनन कोशिकाएं निर्माण करती हैं किसका? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पुष्प के नर जननांग पुंकेश्वर में प्राथमिक पुंबी पिंजाणु जाणु कोशिकाओं या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, वायु प्रदूषण के निवारण के उपाय हैं क्या? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी वाहनों का कम प्रयोग करना, प्रदूषित वायु को उपचारित करना, वृक्षारोपण करना। यह तीनों ही क्या है? वायु प्रदूषण के निवारण के उपाय हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? कौन सा है? तो ऑप्शन डी हैजा वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। हैजा प्रदूषित जल के सेवन द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग प्रदूषित जल में विब्रियो कॉलेरी जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। आंत संक्रमण, ज्वर, दस्त आदि इस रोग के लक्षण हैं। शेष सभी रोग वायु प्रदूषण से हो सकते हैं। यह तीनों ही ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है किसका? तो गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है किसका? ऑप्शन सी बिग्नोनिया का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बिग्नोनिया के पादप में गुंजन करने वाली चिड़िया द्वारा परागण होता है। मधुपान के समय जब चिड़िया दलपुंज की नलिका में चोंच डालती है तो उसके वक्ष, सिर आदि में परागण चिपक जाते हैं, जो दूसरे पादप पर जाकर उन्हें परागित करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन के स्त्रावण से गर्भाशय में संकुचन की क्रिया तीव्र होती है। शिशु के पूर्ण विकसित होने पर गर्भ एवं अपरा दोनों में प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। यह संकेत गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करता है। इसे गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन स्त्रावण की क्रिया सक्रिय होती है, जिससे गर्भाशय में तीव्रता से संकुचन होने लगता है। यह संकुचन निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसके परिणामस्वरूप शिशु के गर्भाशय बाहर निकलने की क्रिया होती है, जिससे शिशु का जन्म या प्रसव कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेत के पारितंत्र का विशिष्ट गुण है? तो खेत के पारितंत्र का विशिष्ट गुण कौन सा है? ऑप्शन ए कम आनुवंशिक विविधता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, एक
क्वेश्चन नंबर 72 है, एक रासायनिक औद्योगिक संयंत्र के निकास में लगा हुआ स्क्रबर क्या कम करता है? तो क्या कम करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक जबड़े में अग्र चौवर्णकों की संख्या होती है कितनी? तो कितनी होती है अग्र चौवर्णकों की संख्या? ऑप्शन बी 2 जोड़ी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 जोड़ी। इनका कार्य भोजन को चबाना, बच्चों में दांत अनुपस्थित होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, तो इसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा ये जो प्रश्न है, जो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो कौन सी समीकरण को माना जाता है? तो ऑप्शन सी इसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश अपॉन हरित लवक, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। यह अभिक्रिया सभी विद्यार्थियों को याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप जरूर जानते होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, पादप, कीट, मेढक, सर्प, इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप में 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो मेढक को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो कितनी ऊर्जा मिलेगी मेढक को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी 1 किलो कैलोरी। अब क्यों मिलेगी, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लिंडमान के पारितंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम के अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 10% संचित होती है। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो अगर हम देखें तो 100 थी, 100 से 10% रही, 100 की कितनी बची? 10। अब 10 की फिर 100 ख़त्म हो गई, केवल 10% रही, तो 1 कैलोरी। तो इस तरह से आंसर 1 कैलोरी होगा। तो लिंडमान के पारितंत्र में, यह ध्यान रखिएगा, इससे यह सवाल सॉल्व होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक प्रदूषक हैं कौन? तो द्वितीयक प्रदूषक ऑप्शन डी PAN, यह द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो इसको क्या कहते हैं? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यह द्वितीयक प्रदूषक है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जेट विमान या रॉकेट के द्वारा क्या है यह? जेट विमान या रॉकेट के उड़ान भरने के दौरान उत्पन्न 150 डेसिबल या अधिक की उच्च ध्वनि के स्तर के संपर्क में आने पर निम्न में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो मतलब निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो ऑप्शन सी ए व बी दोनों, बहरापन, कर्ण की झिल्ली, पर्दे की क्षति, यह दोनों ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब यह उड़ता है। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, यूरो द्वितीय मानक निर्धारण किए गए थे। तो यूरो द्वितीय मानक निर्धारण किए गए थे, ऑप्शन बी सल्फर की मात्रा के नियंत्रण हेतु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानक सल्फर की मात्रा डीजल में 350 ppm एवं पेट्रोल में 150 ppm तथा पेट्रोल एवं डीजल में 42% एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण के भौतिक कारक हैं क्या? ऑप्शन सी ताप, पर्यावरण के भौतिक कारक है, ऑप्शन सी ताप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह क्या होता है? जल, वायु, ताप, वर्षा, वायुमंडलीय दाब आदि पर्यावरण के भौतिक एवं अजैविक कारक होते हैं, जबकि सभी जीवधारी मतलब पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीव जैविक कारक होते हैं। ये क्या हैं? ये तीनों जैविक कारक हैं। ये कौन से हैं? भौतिक कारक। ये ताप भौतिक कारक में आता है। यह तीनों क्या हैं? जैविक कारक। अगला प्रश्न है 80, क्वेश्चन नंबर 80, CO2 की वायुमंडल में मात्रा होती है कितनी? तो CO2 की वायुमंडल में मात्रा कितनी? ऑप्शन डी 0.039% CO2 की वायुमंडल में मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 70% होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, सिंपल सी बात है। और अन्य प्रमुख गैसें भी थोड़ा बहुत इसमें होती हैं, मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती हैं, 70 और 21। अगला प्रश्न है, भ्रूण को जन्म देना डैश डैश कहलाता है। तो भ्रूण को जन्म देना डैश डैश कहलाता है क्या? ऑप्शन सी प्रसव कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावधि पूर्ण होने के बाद पूर्ण विकसित शिशु के माता के गर्भ से जन्म नाल द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा उत्पन्न गर्भाशय संकुचनों के कारण होती है। अब इसमें थोड़ा सा निषेचन को भी जान लीजिए। निषेचित अगुणित शुक्राणु में अगुणित अंडाणु के संयुग्मन की क्रिया है। इनके परिणामस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का युग्मनज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन
यहाँ निषेचन का यह हो गया। इसके अलावा रोपण क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विकासशील भ्रूण गर्भाशय की अंत गर्भाशयी भित्ति के साथ संपर्क बनाता है और जन्म तक उससे जुड़ा रहता है। लास्ट अंडोत्सर्जन है, बहुत महत्वपूर्ण है, तब मैं इनकी यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। तो यह मासिक धर्म चक्र का एक भाग है और यह तब तक होता है जब अंडाशय से एक अंडा बाहर निकलता है। जब अंडाशय से एक अंडा बाहर निकलता है यह तब तक होता है। तो यह अंडोत्सर्जन हो गया। तो इस भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जैव विविधता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए घटती है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जैव विविधता घटती है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ मतलब जैव विविधता अक्षांशीय प्रवणता के द्वारा प्रभावित होती है। अक्षांशीय प्रवणता के कारण प्रभावित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ में शीतोष्ण या ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक जैव विविधता दिखाई देती है। अगर हम इसका उदाहरण देखें, भूमध्य रेखा के निकट स्थित कोलंबिया में पक्षियों की 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ और 105 तथा ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ में 56 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे इसके। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घटती है। अगला प्रश्न है, समूचे वैश्विक उष्णता के लिए किस हरित गृह गैस का सबसे अधिक योगदान है? किस हरित गृह गैस का सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए CO2 का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD उन जल स्रोतों हेतु अच्छा प्रदूषण संकेतक नहीं है जिनमें अंतर प्रवाह होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 84वें का? ऑप्शन सी पेट्रोलियम उद्योगों से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जैवमंडल किससे बना होता है? तो जैवमंडल किससे बना होता है? ऑप्शन बी स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के उस भाग में जिसमें जीवों का निवास हो उससे जैवमंडल बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, DDT का विस्तृत रूप है क्या? तो DDT का विस्तृत रूप ऑप्शन ए क्या है? DDT का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। यह एक कीटनाशक रसायन है। यह मुख्यतः जल प्रदूषण तथा मृदु प्रदूषण का कारण है, यह ध्यान रखिएगा। अगला, वर्तमान में अधिकांश देशों में कृषि रसायन यह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गर्भाशय की एक परत नहीं है। निम्नलिखित गर्भाशय की एक परत नहीं है, तो ऑप्शन डी एक्टोमीट्रियम यह गर्भाशय की एक परत नहीं है। यह ऑप्शन डी गर्भाशय श्रेणी गुहा की मध्य रेखा में आंतयोजनी तथा स्नायुओं द्वारा जुड़ा लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा खोखला शंक्वाकार या नाशपाती के आकार का अंग होता है। गर्भाशय भित्ति में ऊतकों के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? थोड़ा जान लेते हैं। बाहरी पतला झिल्लीमय स्तर या जिसको परिगर्भाशय भी कहते हैं। मध्य का मोटा चिकना स्तर गर्भाशय पेशी स्तर भी यह कहलाता है। आंतरिक ग्रंथिल स्तर गर्भाशय आंतरिक स्तर, अतः एक्टोमीट्रियम गर्भाशय स्तर नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू वाहित मल में मुख्यतः होते हैं क्या? इसमें मुख्यतः क्या होते हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी निलंबित ठोस, कोलाइडल पदार्थ और जैव निर्मित कार्बनिक पदार्थ, यह तीनों ही उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धात्विक जल प्रदूषण से होने वाले रोग मीनामाटा तथा इटाई क्रमशः निम्न धातुओं से होता है। किससे होता है? ऑप्शन ए Hg तथा CD से होता है। यह रोग Hg तथा CD से, तो मतलब मानव में प्रवेश करने पर यह जैसे जाते हैं तो यह मीनामाटा तथा इटाई रोग यह दोनों पैदा कर देते हैं। कैडमियम मरकरी ये दोनों हैं, इनसे होते हैं। तो अगला है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म से होता है? तो किससे होता है? तो ऑप्शन सी रुधिर का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के संकेतक हैं कौन से? तो अम्ल वर्षा के संकेतक ऑप्शन ए लाइकेन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, जल प्रदूषण का कारण है क्या? तो जल प्रदूषण का कारण क्या है? ऑप्शन डी इनमें से उपरोक्त सभी ही क्या है जल प्रदूषण के कारण है कि कीटनाशक, अपमार्जक, भारी धातु और रसायन, यह तीनों ही जल प्रदूषण के कारण हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहाँ होता है?
तो इन दोनों का संलयन कहाँ पर होता है? ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव में शुक्राणु अंडाणु का संलयन या अंडवाहिनी में होता है। ये एक जोड़ी नलिकाएं स्त्रियों में अंडाशयों को गर्भाशय से जोड़ती हैं तथा शुक्राणु और अंडाणु निषेचन का स्थान प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। वाहित मल में जैव निर्मित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मापी जाती है, तो कैसे? ऑप्शन ए जैविक ऑक्सीजन मांग द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो और मतलब यह जैव, इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस प्रश्न की। इकाई आयतन जल में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण हेतु प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा जैविक या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी कहलाती है। प्रदूषित जल की बीओडी अधिक होती है, अतः नदी में वाहित मल नदी की बीओडी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? ऑप्शन बी क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में, तो ऑप्शन बी अप्रकाशित अभिक्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 99 है। भ्रूण एवं विशेष ऊतक की सहायता से माता के रुधिर से पोषण लेता है जो कहलाता है क्या? तो ऑप्शन सी अपरा कहलाता है। थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। भ्रूण एवं विशेष ऊतक की सहायता से माता से रुधिर पोषण लेता है, अपराध कहलाता है। यह अंग गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस के रूप में मुक्त होकर किस संरचना से बाहर निकलती है? तो किस संरचना से बाहर निकलती है? ऑप्शन ए रंध्र से बाहर निकलती है। होता क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? मतलब रंध्र पर्ण में उपस्थित अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि द्वार कोशिकाओं द्वारा रक्षित होते हैं। ये गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज का मॉडल पेपर 5। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो और आप अगर इन प्रश्नों की डिटेल व्याख्या भी चाहते हैं तो आप वो भी बताइएगा, इनकी डिटेल में इनको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।